का कुल परिजनों और समर्थकों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विकसित भारत कार्यक्रम में चीन को लेकर बड़ी बात कही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 2020 में जब भारत में कोविड के चलते लॉकडाउन था, उस समय चीन ने कई समझौतों का उल्लंघन किया और सीमा पर बड़ी संख्या में सेना एकत्र कर ली। हमने अपनी ओर से सेना की तैनाती करके चीन को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय होने के नाते हम में से किसी को भी देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और वहीं ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का समझौता भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। यह समझौता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है। इस समझौते के बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण हो गया है। यह समझौता भारत के लिए कई वजहों से महत्वपूर्ण है। चाबहार का जो पोर्ट है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड है। ये ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है और गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ईरान गए थे 2016 में, तो उन्होंने वहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया था जिससे भारत इस पोर्ट का डेवलपमेंट करेगा और इस डेवलपमेंट के कार्य में शरीक होगा। और तब से इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट में एक टर्मिनल बना रहा है और उस टर्मिनल का नाम है शहीद बहिश्ती टर्मिनल। ये जो पोर्ट है इसको चलाने का काम अब भारत 10 साल तक कर सकता है। देखिए, अभी तक जो एग्रीमेंट्स हो रहे थे वो एक साल के होते थे। यह समझौता भारत के लिए 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहली वजह है सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार में बढ़ोतरी। यह इसलिए अहम है क्योंकि इसमें पाकिस्तान पर निर्भरता एक बाधा थी, क्योंकि भारत का ट्रेड रूट पाकिस्तान से होकर जाता था। दूसरी वजह है भारत का मिडिल ईस्ट देशों के साथ संबंध गहरा होना। यह इसीलिए अहम है क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट में अपना कूटनीतिक रोल बढ़ा रहा है। भारत भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में खुद को मजबूत करना चाहता है। भारत चाबहार पोर्ट तक पहुंच का मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सीधे व्यापार के लिए जुड़ सकता है। इसके साथ ही भारत को ईरान के माध्यम से रूस और यूरोप तक व्यापार मार्ग मिल जाएगा। अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ उनका वर्तमान वार्षिक व्यापार 2 से 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है, जबकि चीन के साथ इन देशों का वार्षिक व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। ऐसे में भारत के चाबहार पोर्ट परिचालन पर नियंत्रण का मतलब ईरान से मजबूत रिश्ता। यह मजबूत रिश्ता भारत की मिडिल ईस्ट कूटनीति में बड़ी जीत है। भारत ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट ट्रेड केंद्र के रूप में स्थित चाबहार चीन के पारंपरिक सिल्क रोड का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह भारत के वैश्विक व्यापार में बढ़ी भागीदारी और उसके बढ़े हुए भू राजनीतिक दबदबे का मार्ग भी खोलेगा। ये जो एग्रीमेंट है इंडिया और ईरान के बीच में, इससे एक ट्रेड रूट अब खुलेगा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ईरान के रास्ते से। और एक खास बात है कि ये पाकिस्तान को बाईपास करेगा। पाकिस्तान के 2 पोर्ट कराची और ग्वादर से उधर अफगानिस्तान की तरफ सामान जाता है, लेकिन अब इन दोनों पोर्ट्स को बाईपास किया जाएगा और चाबहार से सामान जाएगा। तो ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने में बहुत अहम जरिया रहेगा। और एक और अहम बात है कि चाबहार की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए, क्योंकि भारत 13 देशों में शरीक है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। और इन 13 देशों में भारत के अलावा रूस, ईरान, सेंट्रल एशिया के दोस्त हैं। तो ये कॉरिडोर जो है भारत को लिंक करेगा रशिया के बाल्टिक सी कोस्ट तक, और ये जाएगा ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के थ्रू। तो इस तरह से ये एक बहुत अहम एग्रीमेंट है और इससे भारत के ट्रेड, ट्रांसशिपमेंट, इस तरह की चीजों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ जो कोऑपरेशन चल रहा है
उसके को भी बहुत अच्छा असर उस पर पड़ेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच झड़पों के कारण स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बीते लंबे समय से पीओके में हालात को लेकर वहां के आम लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। देखिए एक खास रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन और जनाक्रोश की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। पीओके में दमन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। जनता के आक्रोश और पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्से को कुचलने के लिए वहां की सेना हिंसा और अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हजारों लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ उबलता गुस्सा शुक्रवार से ही सड़कों पर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तानी सेना से झड़पें हुई हैं। इसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। पीओके में ये अनरेस्ट चल रहा है, वो वहां पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से, और वहां के लोगों की जिंदगी नरक सी हो गई है। और इसी तरह जो पीओके में प्रोटेस्टर्स हैं वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, खाने की, ईंधन की और जरूरत की चीजों की। और इस वजह से उनमें प्रोटेस्ट इतना जोर पकड़ गया है कि कई जगह तो ये खबरें मिल रही है कि वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, इसके नारे लगे। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से को कमर तोड़ती महंगाई और आटे बिजली की आसमान छूती कीमत ने और बढ़ा दिया। वैसे पाकिस्तान सब्सिडी देने की बात कर रहा है, लेकिन पीओके के अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इतने गुस्से में हैं कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में संचार सेवाएं काटकर प्रदर्शन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी विरोध प्रदर्शन, हिंसा और झड़पों के बीच स्कूल बंद हैं, सार्वजनिक यातायात ठप हो चुका है और व्यावसायिक संस्थानों पर भी ताले पड़े हुए हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल रेंजर्स ने पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए हर हथकंडा आजमाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधे गोलीबारी की गई, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। मंगलवार को मृतक प्रदर्शनकारियों की याद में काला दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग कह रहे हैं कि वो गोलियों के खौफ से पीछे हटने वाले नहीं हैं और पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 11वीं भारत नॉर्वे एफओसी आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस विदेश कार्यालय परामर्श की से अध्यक्षता सचिव पश्चिम पवन कपूर और नॉर्वे विदेश मंत्रालय के महासचिव टोग्रेयर लॉर्सन द्वारा की गई है। एफओसी में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। और वहीं भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 की कल से नई दिल्ली में शुरुआत हो रही है। 19 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 900 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ये प्रतिभागी 61 कौशल विधाओं से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि इंडिया स्किल्स के विजेता प्रतिभागी इस साल सितंबर में फ्रांस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडिया स्किल्स का हमने जो आयोजन किया है, इसमें लगभग 32 स्टेट से लगभग 900 प्रतिभागी गण बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो लगभग 52 ट्रेड हैं। इसमें 9 एग्जीबिशन ट्रेड भी हैं, जिसमें उनकी प्रतियोगिता होगी और इसमें विनर को चुना जाएगा और उस विनर को चुनने के बाद उनको हम वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप जो लायंस फ्रांस में होगी सितंबर में, वहाँ हम उनको लेके जाएंगे। सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी कोऑपरेशन काफ़ी बड़ा है और मैं कहूँगा जितना बच्चों में उत्साह बढ़ा उससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में उत्साह बढ़ा है कि कैसे वो हमारे साथ मिलकर हमारे देश के युवाओं को स्किल कंपटीशन में जीतने के योग्य बनाएं और तमाम सुविधाएं, मेंटरिंग और उनको प्रशिक्षण देने में हमें सहायता करें।
फ्रांस में भारतीय सैलानियों के लिए भी कैन फिल्म महोत्सव खुशी और उत्साह का कारण बन रहा है। फिल्म महोत्सव घूमने आए ऐसे ही कुछ भारतीयों से बात की डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। बातचीत के दौरान इन भारतीयों ने अपना उत्साह साझा किया और ये भी बताया कि वो गर्व महसूस करते हैं क्योंकि फिल्म महोत्सव में इस साल भारत की बड़ी भागीदारी है। इस वक्त हम सीधे आपसे जुड़ रहे हैं कान फ्रेंच रिवेरा से, जहां पर प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ कुछ भारतीय हैं, वो यहां पर घूमने आए हुए थे और उन्हें कान फिल्म फेस्टिवल के आयोजन का ये पूरा जो नज़ारा है वो देखने के लिए मिला। आइए उनसे बात करते हैं, कैसा आपका अनुभव है यहाँ पर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पर घूमने आए थे लेकिन आपको ये फेस्टिवल देखने मिला। आए थे, we just got down from the taxi and we just happened to see this and it was like a surprise था हमारे लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुनते आए थे कि ऐसा होता है, आज खुद ब खुद देख रहे हैं, तो this is really great, we are really very happy to see it। भारत के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार का सत्र, कैसे आप देख रहे हैं इस पार्टिसिपेशन? ये तो बहुत बड़ा मोमेंट है हमारे लिए, हम कल आएंगे ज़रूर देखने के लिए। भारतीय सिनेमा की हम बात करते हैं, पूरे विश्व में प्रख्यात है बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा, वो यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेशन कर रहा है। कितना गर्वान आप महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और हमने इतना कुछ कैप्चर करा है अपने फोन्स में कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फटाफट भेज रहे हैं सबको वीडियोस कि वी आर हियर एंड इट्स जस्ट वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन। भारतीय सिनेमा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? हमें नहीं पता था, एक्चुअली हमें ये बताया गया है कि कुछ भारतीय पिक्चर्स का भी यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं, तो वी वांट टू सी भाई कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, कौन कौन सी नहीं है। ये एक भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है। वी आर प्राउड भाई भारतीय सिनेमा की कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं। पता चला। हाँ, भारतीय सिनेमा की पिक्चर्स हैं, सिर्फ मेन स्ट्रीम की नहीं, काफ़ी सारे अलग अलग जॉनरा की सिलेक्ट हुई हैं। इस बार पता चला कि 7 पिक्चरें सिलेक्ट हुई हैं, तो वी आर वेरी प्राउड कि हम इंडियंस हैं और हमारा पवेलियन भी यहाँ पे एक बनाया गया है स्पेशली। तो होप फॉर द बेस्ट, वी आर गिविंग देम बेस्ट ऑफ द लक फॉर इंडियन सिनेमा एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा। फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा की भी इन्होंने बात कर ली है और जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, भारतीय सिनेमा आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसे एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस लेवल की बात करते हैं, इतने बड़े प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों की बात करते हैं, भारत का भी नाम उसमें शुमार होगा और वो दिन दूर नहीं होगा जो ये पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं 7 मूवी से, वो बढ़कर इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और बहुत जल्द होगा ये। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। अफ्रीकी देश केनिया में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इससे निपटने के लिए और बेघर हुए लोगों की मदद के लिए भारत मदद भेज रहा है। भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री के तहत 40 टन दवाएं और चिकित्सकीय नैदानिक उपकरणों से युक्त दूसरी खेप केन्या पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए डेंगू किट और मलेरिया किट भी शामिल है। शिशु आहार, वयस्क डायपर, आवश्यक दवाएं, सर्जिकल उपभोग की वस्तुएं और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल शोधन गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक को भी भेजा गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व का एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला है। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पंचतंत्र के साथ सहृदयालोक लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र मामलों की विश्व स्मृति दिवस की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुई। तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों, सहृदयालोक लोकान की पांडुलिपि, भारतीय काव्यशास्त्र का एक मौलिक पाठ और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ सहृदयालोक लोकन वो महान रचनाएं हैं जो न सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में नैतिकता, संस्कृति, भाईचारे, मानवीय मूल्यों के साथ साथ पूरे समाज को आदर्श और प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करता है। अब इस बात को यूनेस्को ने भी स्वीकार कर लिया है।
भारत की जो हमारी विरासत है उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। ये जानकारी अब इस रजिस्टर के द्वारा पूरे विश्व को मिलेगी कि रामचरितमानस जो कि हमारा एक महान कृति है तुलसीदास की, वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो जीवनी है उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए जो हम सब अग्रसर रहते हैं, पूरा विश्व उनसे मोटिवेट होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले प्रसार भारती की पूर्व सीईओ और विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव रत्न शाह का मंगलवार को दुखद निधन हो गया। उन्नीस बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव रत्न शाह। राजीव रत्न शाह प्रसार भारती में सीईओ के महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। योजना आयोग के सदस्य सचिव रह चुके हैं राजीव रत्न शाह। आईटी और उद्योग विभाग में सचिव पद की निभाई अहम जिम्मेदारी। आपको बता दें कि राजीव रत्न शाह की पुस्तक फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स लॉन्च हो चुकी है और इस पुस्तक फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विशाल अनुभव समाहित करते हुए उन्होंने एक सिविल सेवक के जिला अधिकारी से लेकर राज्य सरकार में अपने कार्यकाल और भारत सरकार के सचिव के रूप में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के विकास की एक कालानुक्रमिक कहानी साझा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में जैव विविधता बैठक 2024 का पहला संस्करण ऊपरी सियांग जिले के गुबुक और रामसिंह गांव में चल रहा है। ये जैव विविधता बैठक 12 से 18 मई तक आयोजित की जा रही है। ये कार्यक्रम गुबुक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ऊपरी सियांग जिले में हाल के वर्षों में पतंगों की 10 नई प्रजातियों की खोज की गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका ट्रॉपिकल लेपिडोप्टेरा रिसर्च में प्रकाशित किया गया। एक विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 65 दिवसीय सर्वेक्षण भी आयोजित किया गया, जिसमें 250 से अधिक तितलियों, 650 पतंगों, 200 पक्षियों और ओडोनेट्स की कई प्रजातियां पाई गई हैं। जैव विविधता बैठक 2024 में देश और दुनिया भर के 25 प्रकृति प्रेमी और संरक्षणवादी हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य जैव विविधता, स्थानीय सांस्कृतिक विविधता और जिम्मेदार पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश का इलाज जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में किया जा रहा है। स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है जिसके इलाज के लिए अमेरिकी कंपनी से दुनिया का सबसे महंगा 17.5 करोड़ का इंजेक्शन जोलगेनेस्मा का इस्तेमाल किया जाता है। क्राउड फंडिंग से एकत्र हुए 9 करोड़ रुपए से इंजेक्शन की पहली किस्त जमा करा दी गई है। बाकी राशि 3 किस्तों में 1 साल के अंदर जमा की जाएगी। हृदयांश का उपचार जोलगेनेस्मा इंजेक्शन के जरिए जेके लॉन अस्पताल में किया जा रहा है। हृदयांश को जीन थेरेपी इन्फ्यूजन शुरू हो गया है, जो लगभग 20 मिनट की दवा अंदर जा चुकी है। ये दवा 60 मिनट में जाएगी, तो अभी अगले 40 मिनट तक दवा और चलेगी। अभी ये जो 20 मिनट की जो दवा गई है उसमें बच्चा स्टेबल है और उसको अभी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। जहाँ तक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी की बात करें तो इनकी जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है उसमें जो बच्चों की एवरेज लाइफ होती है वो 2 से 4 साल तक के बीच में देखी गई है। अब तक ये दवा दुनिया में लगभग 3500 बच्चों को लग चुकी है और ये आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि इन 3500 बच्चों में लगभग सब बच गए। तो अभी ये प्रोसेस लगभग 60 मिनट चलेगा। उसके बाद इसकी कुछ दवाइयाँ चलेंगी जो उसको आगे 2 महीने तक देनी पड़ेंगी, बट वो मुंह से पीने की दवाइयाँ हैं। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में संविधान विशेषज्ञ पद्म भूषण हर्ष सी कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता सफल, सार्थक और सुखी जीवन का मार्ग का विमोचन किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक का लेखन सुभाष कश्यप ने 95 वर्ष की आयु में किया है।
चुनाव आचार संहिता के पालन से संबंधित चुनाव आयोग की दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट जारी करते हुए आयोग ने कहा कि तकरीबन 2 माह से जारी चुनाव आचार संहिता जारी रहने के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों को तकरीबन निपटाया जा चुका है, जबकि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की कुछ शिकायतें बाकी हैं। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य पुलिस के बयान के मुताबिक माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 30 नक्सलियों में से 9 पर 39 लाख का इनाम भी घोषित था। दिल्ली के आईटीओ में आयकर विभाग की इमारत में आग लगने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने एक पीड़ित महिला के अपहरण के केस में गिरफ्तार किया था। संदेश खाली से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों के मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी गठन की मांग की गई है। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को विमान से एयर ड्रॉप के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। अमेरिका में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से इंपोर्ट होने वाले कई सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने अभी चीन में बनी वस्तुओं पर कई प्रकार के टैरिफ लगाए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर 25%, सेमीकंडक्टर्स पर 50%, इलेक्ट्रिक वाहन पर 100% और सौर पैनल पर 50%। जो बाइडेन ने आगे लिखा कि चीन इन उद्योगों पर अपना दबदबा बनाने के लिए आमादा है, जबकि ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि अमेरिका में उनमें विश्व का नेतृत्व करे। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।